तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एक्सचेंज। अभी अभी हमने बात की सेकेंडरी मार्केट की। सेकेंडरी मार्केट को स्टॉक एक्सचेंज भी कहते हैं। मतलब यहाँ पे जो सिक्योरिटी पहले से ही इशूड है, अब उस सिक्योरिटी को आगे आगे सेल परचेज किया जा रहा है। तो वो किस प्लेटफॉर्म पे सेल परचेज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो जरा समझते हैं डेफिनेशन। अ स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन। ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है विच प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये एक ऐसी जगह है जहां पर पुरानी सिक्योरिटीज मीन्स जो सिक्योरिटीज पहले से ही मार्केट में एग्जिस्ट कर रही है, कोई न्यू सिक्योरिटी नहीं आई मार्केट में, जो पहले से ही मार्केट में इशूड थी, वो सिक्योरिटीज की बाइंग और सेलिंग हो रही है। कोई इन्वेस्टर उसको बेच रहा है और कोई इन्वेस्टर उसको खरीद रहा है। तो जिस प्लेटफॉर्म पे ये डीलिंग होती है उसे बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 90 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, स्टॉक एक्सचेंज मीन्स अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एज डिफाइंड इन द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1956। 1956 एक्ट में जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो डेफिनेशन थी, वही डेफिनेशन कंटिन्यू हो रही है, आप देख सकते हैं 2019 में। चलिए, तो अब आगे आज हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए इसमें आपके बुक में 6 पॉइंट्स हैं, तो हम 1 to 1 एक एक फंक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फर्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी भी आएगा यहाँ पे टू फाइनेंशियल एसेट्स। तो इसमें क्या है कि फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी भी मिलती है और मार्केटेबिलिटी भी मिलती है। कैसे स्टूडेंट्स, देखिए आपके पास शेयर है, पहले से ही एक बंदे के पास शेयर है और उसको पैसे की जरूरत आ गई, तो अब वो क्या करेगा, वो अपने शेयर्स को मार्केट में बेच देगा। स्टॉक एक्सचेंज उसको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रही है, एक ऐसी जगह है स्टॉक एक्सचेंज जहां पर वो अपने शेयर्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता है। मींस उसे लिक्विडिटी मिल गई एंड मार्केटेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, और अगर उस बंदे को पैसे की जरूरत नहीं है, ओके, तो इन दैट केस वो अपनी उसका जो जिसने जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया था, उसकी सपोज फॉर एग्जांपल वैल्यू बढ़ गई और वो अब उस पैसे को, बढ़ी हुई वैल्यू वाले शेयर्स को उसने बेच दिया और अब वो उस पैसे को वहां से डिस इन्वेस्ट करके कहीं और भी री इन्वेस्ट कर सकता है, उससे बेटर कंपनी में जहां पे शेयर का भाव महंगा था, पहले उसके पास पैसे नहीं थे, वो नहीं खरीद पा रहा था, अब वो दूसरी उससे बेटर कंपनी में पैसा लगा सकता है। तो इसका मतलब जो बेचना चाहता है उसे कैश चाहिए, उसको कैश प्रोवाइड करवा देगी स्टॉक मार्केट मींस स्टॉक एक्सचेंज। और अगर वो किसी दूसरी कंपनी में री इन्वेस्ट करना चाहता है, वो कहीं और पैसा लगाना चाहता है, उसको मार्केट चाहिए, तो वो मार्केटेबिलिटी भी उसकी सिक्योरिटी को मिल जाएगी, उसे मार्केट भी मिल जाएगी। सेकेंड पॉइंट आता है कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए अभी मैंने कहा कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या है, कोई पैसे को डिस इन्वेस्ट कर रहा है, कोई री इन्वेस्ट कर रहा है। तो जैसे आपने अभी अभी हमने अभी एग्जांपल लिया कि एक बंदे ने छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ, और बेटर कंपनी में चला गया, और जो उसके शेयर थे छोटी कंपनी वाले, वो किसी दूसरे पर्सन ने खरीद लिए। जैसे जब मैंने प्राइमरी और सेकेंडरी का डिफरेंस करवाया था, तब भी कहा था कि जो सेकेंडरी मार्केट है उसमें इनडायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब स्टूडेंट्स ये है कि इस तरह से बार बार कोई पैसे, बार बार नए नए लोग उसके अंदर स्टॉक मार्केट में जुड़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पैसा इंफ्रा में लगता है, कंट्री के इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगता है, कुल मिला के कंट्री की ग्रोथ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ता है। थर्ड पॉइंट इज प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब सेकेंडरी मार्केट है, पहले से ही इशूड है, तो कंपनी इसका शेयर का प्राइस कौन सेट करेगा, सिक्योरिटी का प्राइस कौन सेट करेगा, जहां डिमांड और सप्लाई आपस में मीट करेंगी। ओके, और डिमांड और सप्लाई को आपस में मिलवाएगा कौन, कहां आके मिलेंगी, सेकेंडरी मार्केट में मिलेंगी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगी, तो वहां पे बायर भी आ जाएगा, सेलर भी आ जाएगा, दोनों इंटरेक्ट करेंगे और सिक्योरिटी का प्राइस डिसाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज। और मान लीजिए कोई शेयर्स को खरीदना नहीं चाहता, बेचना नहीं चाहता, वो सिर्फ ये जानना चाहता है मेरे जो शेयर पड़े हैं उनका वैल्यू क्या है मेरी सिक्योरिटीज की वैल्यू, तो वो स्टॉक एक्सचेंज में कभी भी अपनी सिक्योरिटीज की वैल्यू रेगुलर बेसिस पर
कैलकुलेट कर सकता है, वहां से उसे पता चल जाएगा कि क्या रेट चल रहा है। फोर्थ पॉइंट इज सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन। स्टॉक एक्सचेंज में बिल्कुल ट्रांजैक्शन सेफ है, उसके मल्टीपल रीजंस हैं। जैसे फर्स्ट रीजन कि वहां पे जो भी ट्रांजैक्शन होना है वो स्क्रीन है, आजकल तो सारा सिस्टम ऑनलाइन हो चुका है 90s के बाद से, तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, बीच में ब्रोकर कोई भी हेर फेर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात और हो जाती है कि जो ब्रोकर्स हैं स्टॉक मार्केट के, उनको स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत ऑर्गेनाइज बॉडी है, वो देखती है कि अगर ब्रोकर किसी भी तरह की चीटिंग्स करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनकी मेंबरशिप कैंसिल कर देते हैं। और ये स्टॉक मार्केट के ब्रोकर की मेंबरशिप कोई आसानी से नहीं मिलती, इसलिए वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि वो फेयर होकर चले, ठीक है। तो इसका एक रीजन और भी है सेफ्टी का, कि सबसे बड़ी बात कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर सिर्फ जो उनकी ऑफिशियल लिस्ट होती है हर स्टॉक एक्सचेंज की, जैसे हमारी कंट्री में मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जैसे अगर मैं मेजर 2 स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर 5000 कंपनीज और इसकी ऑफिशियल लिस्ट में इंक्लूडेड है। इसी तरह से जो हमारी एनएससी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर 1600 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो ये इनकी अपनी ऑफिशियल लिस्ट होती है, और इनकी ऑफिशियल लिस्ट में जो सिक्योरिटीज लिस्टेड होती हैं वो सिर्फ उन्हीं के ट्रेडिंग को शो करते हैं, ठीक है। और ये ऐसे ही नहीं किसी की कंपनी को उठा के लिस्ट करवा लेते हैं, मेरा मन कर रहा है मैं अपनी कंपनी को लिस्ट करा लूं तो वो लिस्ट हो जाएगा, नहीं, उसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लीगल फॉर्मेलिटीज को पूरी करना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज अपनी ऑफिशियल लिस्ट में किसी कंपनी को तभी लिस्ट करती है जब वो उसकी पूरी साउंडनेस को वेरीफाई कर लेती है, ऐसे ही किसी भी कोई फ्रॉड कंपनी को उठाकर वो लिस्ट नहीं करती। तो अगर आप स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किसी लिस्टेड कंपनी में डील करें तो आप वैसे ही सेफ हैं कि आप ये तो लिस्टेड कंपनी है, इसकी तसल्ली तो स्टॉक एक्सचेंज ने खुद ही कर ली होगी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। अब ये इक्विटी कल्ट क्या होता है मैं बताती हूँ। कल्ट का मतलब होता है कि एक अपनी सोच बना लेना, उस सोच से एक हैबिट बना लेना। अभी तक हमने जितने पॉइंट्स आए कि स्टॉक मार्केट क्या कर रही है, लिक्विडिटी, जब आपका मन करे, अब स्टॉक मार्केट सबको ये मैसेज दे रही है कि ये कोई गैम्बलिंग गेम नहीं चल रही, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक मैकेनिज्म काम कर रहा है, एक सिस्टम काम कर रहा है पूरा। तो आप ये देखिए, स्टॉक एक्सचेंज आपको एक तसल्ली देती है, जब आपको अपने स्टॉक्स को, शेयर्स को बेचना हो, आपको मार्केट मिल जाएगी, कोई नए शेयर खरीदने हैं वो भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, सेफ्टी की पूरी गारंटी है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये होता है कि स्टॉक एक्सचेंज लोगों को एक ये मैसेज देती है कि आप कैपिटल गेन्स के लिए, आप डिविडेंड्स के लिए आप शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। इससे लोगों की जो सोच है वो शेयर मार्केट की तरफ बढ़ रही है, एक कल्चर डेवलप हो रहा है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट, तो ये स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू लोग डे बाय डे शेयर में पैसा लगाते जा रहे हैं, और कंट्री के अंदर एक पूरा शेयर मार्केट में पैसा लगाने का सिस्टम डेवलप हो रहा है। एंड द लास्ट पॉइंट इज प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्टूडेंट, सट्टा, स्पेक्यूलेशन मतलब सट्टा, सट्टा सुनते ही हमारे दिमाग में एक इलीगल आ जाता है। स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। इसमें देखिए कि आजकल सारा जो सिस्टम है वो परचेज और शेयर्स की जो सेल हो रही है वो सारी की सारी ऑनलाइन हो रही है। तो ऑनलाइन के क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट पॉइंट इज एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी। पहले जब ऑफलाइन सिस्टम होता था तो ब्रोकर्स रेट्स के साथ, प्राइसेस के साथ मैनिपुलेशन करते थे, लेकिन अब क्योंकि स्क्रीन पे रेट डिस्प्ले होना है तो कोई मैनिपुलेशन नहीं हो सकती। सेकेंड पॉइंट इज एफिशिएंसी ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी कैपिटल मार्केट में होने वाली डेवलपमेंट या जितनी भी इंफॉर्मेशन, किसी को भी शेयर में पैसा लगाना है, शेयर खरीदने हैं, शेयर बेचने हैं, उसको बहुत सारी मार्केट की जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में स्क्रीन पर ही सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं और बहुत एफिशिएंटली वो इंफॉर्मेशन आपको स्पीडली मिल जाती हैं। थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन। जो ट्रांजैक्शन होता है बहुत ही जल्दी स्पीड के साथ होता है। अगर आपने मंडे को ट्रांजैक्शन किया है, T+2 सिस्टम चल रहा है, ट्रांजैक्शन +2, इसे बोलते हैं रोलिंग सिस्टम। आज मंडे को ट्रांजैक्शन हुआ है तो वेडनेसडे तक ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम वेडनेसडे तक, लेट से लेट वेडनेसडे तक ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगा। तो इसका मतलब बड़ी स्पीडली, कम से कम कॉस्ट के साथ और स्पीड मैक्सिमम, कम से कम टाइम के साथ, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाते हैं। लिक्विडिटी, अब क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी इसलिए ज्यादा है, पूरे ना सिर्फ इंडिया से, इंडिया के बाहर के भी शेयर होल्डर, इतने ज्यादा सेलर्स हैं शेयर को बेचने वाले और इतने ज्यादा बायर्स हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर। लास्ट पॉइंट बोला सिंगल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इसको भी साथ ही कवर करूंगी।
शेयर मार्केट में एक ही प्लेटफॉर्म है, सिंगल, वहीं पे सारे बायर आ रहे हैं, वहीं पे सेलर हो रहे हैं। जब ऑफलाइन सिस्टम होता था तो अलग अलग ब्रोकर होते थे, अलग अलग सेलर होते थे, अलग अलग बायर्स होते थे, जिसकी वजह से प्राइजेस भी अलग अलग होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म है। तो और उस पर इतने ज्यादा बायर और इतने ज्यादा सेलर्स होने की वजह से आपकी जो फाइनेंशियल एसेट्स है उनको लिक्विडिटी में यानी कैश में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। अगला है कि डीमैट अकाउंट। अब ये डीमैट अकाउंट क्या है? देखिए, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो हमारे घर में जो पेरेंट्स ने शेयर्स खरीदे थे वो मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में होते थे, मतलब एक फिजिकल फॉर्म में होते थे, मेटेरियलिस्टिक फॉर्म जिसको हम टच कर सकते थे, टेंजिबल फॉर्म में। लेकिन अब क्योंकि सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया तो अब जो शेयर्स होते हैं वो डीमैट अकाउंट में रहते हैं। इसको डीमैट अकाउंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में नहीं है, अब ये डीमेटेरियलिस्टिक मतलब ऑनलाइन फॉर्म में है। तो इसलिए इसको मेटेरियलिस्टिक ना बोलकर इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं डीमेटेरियलिस्टिक। और डीमेटेरियलिस्टिक को शॉर्ट में बोला जाता है डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट की तरह है। सीबीएसई के एमसीक्यूज में क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अकाउंट ऐसा है जो बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे हमारे बैंक में पैसे पड़े होते हैं तो वो हमारे बैंक में एक अकाउंट में पड़े रहते हैं, तो उसी तरह से डीमैट अकाउंट में हमारे सारे शेयर्स ऑनलाइन फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पड़े रहते हैं। समझ आ गई बात बच्चे? चलिए, और ये भी क्लियर हो गया डीमैट को डीमैट क्यों कहते हैं। अब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज एंड सेटल बाय इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, सारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में परचेज सेल होती है आजकल। सो डीमैट और डीमैटेरियलाइज रेफर्स टू द होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो हमारे जिस अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हमारी सिक्योरिटीज शेयर डिवेंचर रहते हैं उसको बोलते हैं डीमैट अकाउंट। इन्वेस्टर को कभी कोई भी अगर पर्सन शेयर मार्केट में पहली बार अगर अपना अकाउंट ओपन कर रहा है, उसने वो पहले शेयर होल्डर नहीं है, उसने पहले सिक्योरिटीज नहीं खरीद रखी, तो उसे पहले डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। और आज के डेट में जितने भी आईपीओ हैं वो सारे अगर आपने कोई भी नया आईपीओ आ रहा है तो वो ऑल द आईपीओ आर इशूड इन डीमैट फॉर्म। तो वो उन्होंने अगर आपको कोई भी शेयर देना है तो आपके अकाउंट में वो शेयर कैसे क्रेडिट करेंगे? वो आपके अकाउंट में आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा और फिर कंपनी अगर आपको कोई भी शेयर देती है तो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और डीमैट अकाउंट इज ओपन विद डीपी। डीपी का मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, आप उनके पास जाते हैं और आप अपना डीमैट अकाउंट डीपी के पास जाकर ओपन करवाते हैं। ओके, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हमारे शेयर्स पड़े हैं उसके फायदे क्या क्या हैं। नंबर 1, होल्डिंग शेयर्स इन डीमैट अकाउंट इज जस्ट लाइक बैंक अकाउंट। इट इज, ये बहुत क्वेश्चन पूछा था, मैंने अभी बता दिया, इट इज वेरी कन्वीनियंट, बहुत ही कन्वीनियंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कि आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आराम से वहां पे आपकी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है ऑनलाइन। फिजिकल शेयर वैन कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। अब मैंने अभी अभी आपको बताया जैसे हमारे घर में पेरेंट्स थे, उन्होंने आज से 40-50 साल पहले शेयर्स में पैसा लगाया, तो उससे क्या था कि उनके पास वो फिजिकल शेयर्स थे यानी मेटीरियलिस्टिक फॉर्म में थे। तो लेकिन उन्हें भी अब क्या करना पड़ा, अपने शेयर्स को उन्हें डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ा क्योंकि उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म नहीं थी। तो उन्हें क्या करना पड़ा, अपने शेयर्स को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। मींस पहले उनका डीमैट अकाउंट ओपन हुआ तो उन्होंने, एंड इलेक्ट्रॉनिक होल्डिंग्स कैन बी रीकन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म। अगर आपको मान लीजिए कहीं से बैंक से कोई लोन लेना है और आपको अपने ये शेयर डिवेंचर को गिरवी रखना है, हाइपोथिकेट करना है, मोर्टगेज करना है, प्लेज करना है, मतलब गिरवी रखना है, तो अब आपको वहां पे उस केस में आपको फिजिकल फॉर्म की जरूरत पड़ सकती है। तो आपके जो शेयर सिक्योरिटीज हैं वो रीमैट भी हो जाती हैं। ठीक है, डीमैट सिक्योरिटीज कैन बी प्लेड टू गेट लोन, ये मैंने बता दिया। देयर इज नो डेंजर ऑफ लॉस, थेफ्ट और फोर्जरी ऑफ शेयर सर्टिफिकेट। जैसे बैंक में आपके पैसे पड़े हैं उसमें कोई डरने वाली बात है कि, और लेकिन अगर मान लो हमारे पास वॉलेट है, वॉलेट हमारा गिर गया तो हमारा पैसा गिर गया, बैंक में पड़ा है तो सेफ है। सेम उसी तरह से हमारी जो डीमैट अकाउंट में शेयर्स पड़े हैं उनके ना तो चोरी होने का डर है, ना उनके खोने का डर है किसी भी तरह से, ना उनको कोई फायर होने का डर है। तो कोई भी इस तरह के जो हमारी फिजिकल चीज के साथ हमारे जो लॉसेस जुड़े हैं वो हम उनसे भी बच जाते हैं। It provides an efficient platform to transfer securities from one account to another account, just like cash is transferred from one account to another account. देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लो एक्स ने वाई को कोई पैसे देने हैं तो क्या होगा, उसमें वो सीधा एक्स के अकाउंट से वाई के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह से अगर एक्स ने वाई को शेयर सेल कर दिए तो क्या होगा, एक्स के अकाउंट से
एक्स ने सेल किए तो उसके एक्स के अकाउंट से शेयर्स जो हैं वो वाई के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली एक्स के अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे तो और वाई के अकाउंट में शेयर्स जाके क्रेडिट हो जाएंगे, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो जाएगा। इट एंश्योर्स दैट ऑल ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड थ्रू ए सिंगल डीमैट अकाउंट। अगर मान लीजिए एक बंदे के पास 50 कंपनीज के भी शेयर्स हैं तो वो सारे के सारे जो भी शेयर है, डिवेंचर है, उसका उस बंदे का एक ही डीमैट अकाउंट ओपन होगा, उसकी सारी सिक्योरिटीज उसी के अंदर रहेंगी, उसे मल्टीपल डीमैट अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि डीमैट अकाउंट कैसे वर्क करता है। इफ इन्वेस्टर वांट टू कन्वर्ट हिज एग्जिस्टिंग फिजिकल सिक्योरिटीज, अभी जैसे मैंने कहा कि हमारे घर में पेरेंट्स 40-50 साल पहले भी वो शेयर होल्डर थे और उनके शेयर्स फिजिकल फॉर्म में थे, तो उन्हें क्या करना पड़ा, डीमैट अकाउंट में ओपन कराना पड़ा, यानी उन्हें अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज जो थी वो सारी उन्होंने किसमें कन्वर्ट करा दी, डीमैट फॉर्म में। मैं एक बात कहना चाहूंगी, वर्किंग ऑफ डीमैट अकाउंट को मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को इग्नोर कर देते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम ऑलमोस्ट यू कैन से ये 2025-26 का जो अब 26 में जो पेपर होना है, आई एम 99.99% श्योर कि डीमैट या डिपॉजिटरी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आएगा। कितने मार्क्स का आएगा दैट आई कांट से, लेकिन क्वेश्चन में दिखेगा पेपर में। चलिए, तो हम ये बात कर रहे थे कि अगर जैसे हमारे घर में मैंने कहा पेरेंट्स है तो उन्हें क्या हुआ, उन्हें डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ा और अपनी फिजिकल सिक्योरिटीज को डीमैट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ा। सेकेंडली, इफ इन्वेस्टर वांट टू अप्लाई फॉर न्यू शेयर, अब जैसे सपोज मान लीजिए मैं कभी शेयर होल्डर नहीं थी फॉर एग्जाम्पल, तो अब मुझे है कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं एक न्यू पर्सन हूं तो मुझे पहले डीमैट अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा। और डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैं किससे कॉन्टेक्ट करूंगी, मैं डीपी के पास जाऊंगी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट यानी एजेंट से, एजेंट जो है वो मेरा डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा और जो भी मैं शेयर्स खरीदूंगी ऑटोमेटिकली मेरे डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। उसको भी थोड़ा सा हम आज डिस्कस करेंगे कैसे। इफ इन्वेस्टर वांट्स टू सेल द शेयर, और किसी बंदे के ने कोई बंदा पहले से ही शेयर होल्डर है और वो अपने शेयर बेचना चाहता है तो उसके डीमैट अकाउंट से वो शेयर डेबिट हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को समझ आ गया। चलिए, इसी तरह से अगर आप कोई भी वो आईपीओ का मैंने बताया, किसी ने अगर किसी नई कंपनी के शेयर कोई कंपनी आई है और उसके अगर आपने शेयर्स में अप्लाई किया है और आपको शेयर मिल गए, तो आप जब शेयर्स के लिए अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन मनी जब आप पे करते हैं जो आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा, तो उसमें वहां पे फॉर्म में आपको अपना डीमैट अकाउंट नंबर भी बताना पड़ेगा कि ताकि कंपनी अगर आपको शेयर देती है तो वो आपके अलॉट करती है तो ऑटोमेटिकली आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। और अगर आपने पहले डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया और आप किसी नई कंपनी के शेयर में पैसा लगाना, कंपनी के किसी नए शेयर में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आपको पहले डीमैट अकाउंट ओपन कराना होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया ये सारा। उसके बाद आ जाता है बच्चे डिपॉजिटरी। अब ये डिपॉजिटरी क्या है, जैसे मैंने कहा डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह है, तो डिपॉजिटरी बैंक की तरह है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डीमैट अकाउंट बैंक अकाउंट की तरह है और डिपॉजिटरी बैंक की तरह है। तो डिपॉजिटरीज क्या करते हैं, हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स दो डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और इसमें आ जाता है हमारा सीडीएसएल में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसको बस ये जो हमारी एनएसडीएल है, हमारे इंडिया में दो ही डिपॉजिटरीज हैं, यानी पूरे इंडिया में जितना भी शेयर इंडियन कंपनीज के शेयर्स या डिवेंचर या जितनी भी सिक्योरिटीज हैं वो ये दोनों ही संभाल के रखती हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल जो है वो हमारी ज्यादा लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, इंडिया की बड़ी डिपॉजिटरी है, और इसके अंदर आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यूटीआई और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इन्होंने मिलकर इसको बनाया है। और सीडीएसएल के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और बैंक ऑफ इंडिया की सपोर्ट से बनी हुई है। तो इस तरह से हमारे इंडिया में दो डिपॉजिटरीज हैं। अब ये क्या करती हैं, एक्ट एज ए कस्टोडियन। कस्टोडियन क्या होता है, एक अमानत की तरह हमारे शेयर्स को अपने पास संभाल के रखती हैं। हमारे जो डीमैट्स अकाउंट्स हैं उनको संभालने का, मैनेज करने का, सारा काम संभालने का काम कौन है, डिपॉजिटरी। हमारी सिक्योरिटीज को अमानत के तौर पे अपने पास संभाल के रखती हैं। इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑन द बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर, जैसे कि बैंक हमारे पैसे के, हमारा जो पैसा पड़ा है बैंक के पास, बैंक ने हमारे पैसे को अमानत की तरह संभाल के रखा हुआ है, इसी तरह हमारी सिक्योरिटीज को अमानत की तरह संभालने का काम है डिपॉजिटरी का। चलिए, इन द डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज अकाउंट कैन बी ओपन, शेयर्स कैन बी डिपॉजिटेड, विड्रॉन, सोल्ड एट एनी टाइम। डिपॉजिटरी जब भी हम हमारे जो डीमैट्स अकाउंट्स हैं उनको सारे को मैनेज करती है। हम शेयर
अगर सेल करते हैं तो हमारे अकाउंट से डेबिट कर देती है, अगर हम परचेज करते हैं तो हमारे अकाउंट में शेयर्स को क्रेडिट कर दिया जाता है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन टेक्नोलॉजी, पूरा टेक्नोलॉजी ड्राइवन है और इसमें कोई पेपर वर्क इन्वॉल्व नहीं होता, पूरी स्पीड के साथ, एफिशिएंसी के साथ हमारी सिक्योरिटीज के साथ ट्रेडिंग करती है। एट प्रेजेंट देयर आर 2 डिपॉजिटरीज, ये मैंने आपको बता दिया। अब इसमें एक बात मैं बड़े क्लियर वर्ड्स में बताना चाहूंगी स्टूडेंट्स, ये जो डिपॉजिटरीज होती हैं ये पब्लिक के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करती, कनेक्ट भी नहीं करती, इनके ये डीपीज के थ्रू, हमारे एक कॉमन मैन में, एक इन्वेस्टर में और डिपॉजिटरीज के बीच में मिडल मैन होता है, एक एजेंट होता है जिसको बोला जाता है डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो डीपीज, आप लोग ये मत सोचो कि वो बेसिकली दे आर एजेंट्स, लेकिन आपके दिमाग में एजेंट है कोई जो छोटे मोटे लोग होते होंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये जो डीपीज होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, अगर मैं एनएसडीएल की बात करूं तो मैं इसके 3-4 एग्जांपल लेना चाहूंगी। शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो इस तरह से बड़े बड़े जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं ये डीपीज हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। मुझे अगर डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है और ये एनएसडीएल के है, मैंने बताया, जो एक्चुअली एनएसडीएल के जितने भी डीपीज हैं ये ज्यादातर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और जो सीडीएसएल के हैं वो ज्यादातर रिटेल ब्रोकर्स हैं। ओके, जरोधा और आपका एचडीएफसी सिक्योरिटी, ये सब जो है ये इसके हैं। ग्रो ऐप आपने सुना होगा, ग्रो, ये सब सीडीएसएल के डीपीज हैं। ओके, अगर मुझे आज अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना है और एनएसडीएल के मैं आईसीआईसी बैंक में जाऊंगी तो वो मेरा एनएसडीएल के थ्रू मेरा अकाउंट ओपन हो जाएगा उस डिपॉजिटरी में। डिपॉजिटरी की सर्विसेज क्या है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। डिपॉजिटरी इसमें क्या है कि ये हमारी फिजिकल शेयर्स को उसमें कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसमें बेनिफिट्स क्या है डिपॉजिटरी के, देखिए, सेफ और कन्वीनियंट वे है, बिल्कुल सेफ्टी है, हमारी सिक्योरिटीज को बड़े सेफ तरीके से संभाल के रखते हैं, कोई पेपर वर्क नहीं होता, कोई हमें टैक्स स्टैंप ड्यूटी मतलब कोई टैक्सेस वगैरह पे नहीं करने पड़ते, रिस्क हमारा बिल्कुल भी नहीं है, इसके अंदर पूरा ट्रांसपेरेंट होकर काम करते हैं। डीपी की डेफिनेशन आ चुकी है, डीपी इज एन इंटरमीडियरी, मतलब मिडल मैन है, किस किस के बीच में, इन्वेस्टर और डिपॉजिटरी के बीच।